स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास का तीसरा अध्याय दिल्ली के सुल्तान। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में से भी आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह हम वही पहले अध्याय समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अंत तक देखें ताकि आप प्रश्नोत्तर भी हल कर सकें। हमने अध्याय 2 में देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्रों के बड़े बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं सदी में ही बना था। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों के निर्माण कराए। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला था। तालिका 1 पर फिर नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। तालिका 1 देखते हैं। ये तालिका 1 है। इसमें राजपूतन कौन कौन से हैं? तोमर, जिन्होंने पहले दिल्ली में अपना आरंभ किया शासन, आरंभिक 12वीं सदी से 1165 तक। फिर अनंगपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान, फिर तुर्की शासक आए, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोदी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इल सुल्तानों के अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 में हम देख सकते हैं, जैसे दहली, कुहाना, सिरी और जहाँपनाह को पहचानिए। ठीक है, जिससे ये दहली कुहाना हो गया, कुतुब मीनार जहाँ पे है, ये हौज खास हो गया, ये जहाँपनाह क्षेत्र हो गया, ये तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह। आगे देखते हैं। तालिका 1 हम देख चुके हैं। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य, जो भवन निर्माण कला को स्थापत्य कला कहते हैं, के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी कई महत्वपूर्ण इतिहास जो तारीख एकवचन और तावरीख जो बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। चित्र 1 में हम देख रहे हैं कि कागज़ तैयार कर रहे हैं लेखन कार्य के लिए। दूसरे में लेखन कार्य तैयार हो रहा है। तीसरे में महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों के और ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उपयोग कर रहे हैं। फिर जिल्द तैयार कर रहे हैं। जिल्द मतलब कि स्याही, जिससे हम लिखते हैं। तावारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को और प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन की महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फंक ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यह कुछ और बातें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांवों में शायद भी कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाने के लिए आशा में लिखे करते थे। यह लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार व लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे और उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है वे देखते हैं। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार पर दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने वाले कारण शासन करने के अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद क्या होता है? स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है
ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार देखते हैं। मिन्हाज ए सिराज ये सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता था, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तानत इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। वह वंश की रानी रुद्रम्मा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और एक और महिला शासक थी जो कश्मीर की रानी दिद्दा थी। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकाला गया था। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी का यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। दिल्ली सल्तनत का विस्तार व गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। मानचित्र 2 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर के बारे में वर्णन दिया गया है। देख सकते हैं ये सारे इल्तुतमिश द्वारा जीते गए थे। 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासक गैरिसनों, जो रक्षक सैनिकों टुकड़ियाँ थी, के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या फिर लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। भीतरी प्रदेश क्या होता है? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। दिल्ली के सुदूर बंगला व सिंध की गैरिसन शहरों पर नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उन्हें संपर्क के नाजुक सूत्र छिन भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंझा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी व महमूद तुगलक के राज्यकाल में। गैरिसन शहर जो किलेबंद बसावट होती है जहाँ सैनिक रहते हैं उसे कहते हैं गैरिसन शहर। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना का दोआब से जंगलों को साफ किया गया और शिकारी संग्रकों को और चारावाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा व क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले और शहर बनाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिणी भारत के लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, जो हम मानचित्र 3 में देखेंगे। यह अभियान महमूद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाएं के हाथी, घोड़े और गुलाम व मूल्यवान धातुओं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद महमूद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने छत्रों की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था वह भी हमें देखना चाहिए। ये हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी भारत का अभियान देखते हैं। दिल्ली से उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 में, 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, वारंगल पर 1302 में किया, गुजरात में किया 1299 में, देवगिरी में किया, यादव वंश पे किया, वारंगल में किया, फिर दारशूद्र, फिर नीचे तक तंजावुर तक सैनिक अभियान चलाए अलाउद्दीन खिलजी ने।
चित्र 2 जो 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें हैं। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहर में स्थित थे। इतिहास में इस शहर को दहले कुहाना कहा गया है, पुराना शहर। इस मस्जिद का इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया और मीनार 3 सुल्तानों जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश व फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। मस्जिद यह अरबी भाषा है जिसका शब्द होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह के आराधना से सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। वह जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुस्लिम एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय व विद्वान पुरुषों को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ती है। मक्का की ओर दिशा करके किबला कहा जाता है। चित्र 3 जो बेगमपुरी मस्जिद, यह महमूद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहाँपनाह, जो विश्व में शरणस्थली कहा जाता है जहाँपनाह को, की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। जो मानचित्र 1 में जहाँपनाह हमने देखा था वही है। चित्र 4 जो मोट की मस्जिद, जो सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीपों अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उसके मुसलमान और इस्लामिक के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने का भी मस्जिद सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध के प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। चित्र 5 जो जमाली कमाली की मस्जिद, जो 1520 की दशक में आखिरी दिनों में निर्मित थी। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र देते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य में समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों व प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों और सूबेदारों को नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्यों के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर भी काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वह चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी भी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तो पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य व अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। खलजी व तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद पर बैठाते रहते थे। ऐसे लोगों को सेनापति व सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। आश्रित जो होते हैं, जो अन्य व्यक्ति का संरक्षण में रहता है और उन पर निर्भर रहते हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय पुराने सरदारों के बीच टकरार शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान महमूद तुगलक के अधिकारीजन। सुल्तान महमूद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, जो शराब बनाने और बेचने वाले, फिरोज अजाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची, लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। वह 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार
जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में दिखाया था। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी व तुगलक शासकों ने भी सेना नायक के भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार और मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज होता था सैनिकों अभियानों का नेतृत्व करना और इनके इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से वे सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका था और उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिससे बाद में उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक के शासनकाल में नौकरी की इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्र किए जाए राजस्व की रकम के हिसाब लेने के लिए राजस्व द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूल ले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को अपना सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि स्वयं उन्हें ही कर चुकाने को बाध्य किया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदारों राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान उपज के लगभग 50% होता था, मवेशियों पर व घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिणी भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले क्षेत्र थे, जिनमें बैठने पर सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों को अपना शासन जमा लिया और अलाउद्दीन व महमूद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलाबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों से किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस की झुरमुटों में भी। भारत में बांस पोला नहीं होता है, यह बहुत बड़ा होता है। इससे अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंज जाते हैं कि उन पर आँख का असर नहीं होता था और कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे और इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में उनके मवेशी व फसल होती थी और अंदर ही पानी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्र हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराए नहीं जा सकता था। यह सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर पर तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालती थी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्व ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी व महमूद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना पर प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती को शासन कैसे किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 1300 में, 1203 व 1303 में। इसका सामना करने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना स्थानीय खड़ा की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया, जो मानचित्र 1 में हमने देखा था। सैनिकों के पेट भरने की समस्या के लिए गंगा यमुना के बीच में भूमि
से रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा कर कर किसानों को पैदावार पर 50% हिस्सा लिया गया। सैनिकों को वेतन देना था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। वह सैनिक अपने आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। वह अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों पर उल्लंघन करता था तो उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी व बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए शासनकाल की बहुत ही प्रशंसा की है। मंगोलों के आक्रमण के खतरे का भी उसे सफलतापूर्वक सामना किया है। महमूद तुगलक का शासनकाल में देखते हैं। महमूद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोलों सेना परास्त हो गई। वह महमूद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना और उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों ओर सबसे पुराने शहर दहली कुहाना के निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावना बना दी व पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सेना को खिलाने के लिए इलाकों में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत तो पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल पड़ा था। महमूद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसे कुछ आज की कागजी मुद्रा के तरह टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु से बने होते थे, लेकिन सोने चांदी न होकर सस्ती धातु से। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा से जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। महमूद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसे प्रशासनिक संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानी पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने वाले लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और महमूद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली पर किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने की अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां महमूद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका 1 में हम फिर पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1226 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद व लोधी वंश रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिणी भारत स्वतंत्र शासक खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे और शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल व सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति कर ली कि मुगल सम्राट हुमायूं 1330, 1340, 1355-56 तक चुनौती दे दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राज्य वंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई इलाकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। अब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? राजपूत वंश के तोमरों ने
1165 में पहले दिल्ली में राजधानी स्थापित की? दूसरा प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी थी। प्रश्न नंबर 3 है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक के शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से भारत में आया था। आइए समझे। प्रश्न नंबर 5 है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हित का ध्यान रखने क्यों जरूरी था? किसानों द्वारा एकत्रित राजस्व से सेनापतियों को वेतन मिलता था। इस कारण न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हित का ध्यान रखना आवश्यक था। किसान राजस्व तभी चुकाते थे जब वे संतुष्ट और प्रसन्न होते थे। अतः राजा को यह ध्यान रखना आवश्यक था कि प्रशासन पूर्व ईमानदारी से तथा भ्रष्टाचारियों की विरोधी नीति से काम करे। प्रश्न नंबर 6 है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? सल्तनत की भीतरी सीमा का आशय यह है कि गैरीसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों वाली स्थिति को मजबूत करना, जैसे गंगा यमुना के दोआबों में से जंगल साफ किया गया, शिकारी संग्रकों की जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को बढ़ावा दिया गया। व्यापारी मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए नए किले व शहर बसाए गए। सल्तनत की बाहरी सीमा का अभियान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिणी भारत को लक्ष्य मान कर किया गया, जिससे सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में कर ली। प्रश्न नंबर 7 है, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए और आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते हैं? इक्ता को संभालने वालों को मुक्ति कहा जाता था। मुक्तियों पर अनेक काम करने की जिम्मेदारी होती थी, जैसे उन्हें सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना होता था, उन्हें अपने इलाकों की कानून व्यवस्था बनाए रखनी होती थी, वे राजस्व भी वसूलते थे तथा उसे अपने सैनिकों में वेतन की तरह बांट देते थे। मुक्तियों को नियंत्रण में करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। उनका पद वंशानुगत नहीं बनाया गया, उनका समय समय पर तबादला किया गया, उनके राजस्व की जांच पड़ताल के लिए खिलजी और तुगलक साम्राज्य ने लेखा अधिकारी नियुक्त किए। इस प्रकार नियंत्रण में रखे जाते थे। ऐसा जरूरी इसलिए होता था कि शायद ज़्यादा लालच के चलते मुक्ति जबरन राजस्व वसूल न करें। यदि स्थानांतरित किया जाए तो शायद शासक के खिलाफ दुश्मन से मिल सकते थे और विद्रोह कर सकते थे। प्रश्न नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के आक्रमण का क्या प्रभाव था? मंगोलों के आक्रमणों ने दिल्ली को इस प्रकार प्रभावित किया। मंगोल हमलों ने दिल्ली सल्तनत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। उनसे मुकाबला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक ने अपनी अपनी तरह की योजना बनाई थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि खिलजी ने बचाव की नीति अपनाई और तुगलक ने आक्रमण करने की नीति। तुगलक ने नई राजधानी दौलताबाद का निर्माण किया ताकि दिल्ली से सेना के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। अनेक आर्थिक बदलाव भी मंगोल हमलों के कारण ही देखने को मिले। प्रश्न नंबर 9 है, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? फारसी भाषा में लिखी जाने वाली तवारीखें सचिव, कवि और प्रशासकों के द्वारा लिखी जाती थी। अब ऐसा कि हम जानते हैं कि यह लोग गांवों की अपेक्षा नगरों में रहना पसंद करते थे। ये लोग बादशाह को खुश करने के लिए इतिहास लिखा करते थे ताकि उन्हें पुरस्कार मिले। यह लोग लिंग भेद और आधारित समाज व्यवस्था बनाए रखने के पक्षधर थे। इन सब बातों पर यह प्रतिक्रिया होती थी कि शायद कभी तवारीख के लेखकों ने आम जनता पर कभी ध्यान दिया हो, क्योंकि जनता के जीवन के बारे में लिखने के लिए उन्हें उनके बीच रहना आवश्यक होता था।
जो कि वे नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप अनेक लोग तवारीख लेखों से सहमत नहीं थे। प्रश्न नंबर 10 है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक थी। क्या आपको लगता है कि आज महिलाओं नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली सल्तनत के अनेक लोग उनको शासक के रूप में देखकर खुश नहीं होते थे क्योंकि वह एक महिला थी। इसके बावजूद उन्होंने दिल्ली के पर शासन किया और इतिहासकार यह बताते हैं कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत इतिहास की अपनी तरह की एक ही थी। शासन प्रशासन के क्षेत्र में आने के लिए महिलाओं बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है। पहले के समय की तुलना में आज अनेकों देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन चुकी हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, श्रीलंका में प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। भारतीय संसद में भी अनेकों महिलाएं जनता और प्रतिनिधि कर रहे हैं। अतः यह हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में महिला नेताएं ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जा रहा है, परंतु इस क्षेत्र में और प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 11 है, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं के कारण काटे जा रहे हैं? जब खिलजी व तुगलक साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का प्रसार भारत के अन्य इलाकों में कर रहे थे तो उन्हें दुर्गम जंगलों में होकर गुजरना पड़ता था। नदी व उसके आसपास के क्षेत्रों में घने जंगल होते थे। उन्हें पार करना अलाउद्दीन व मोहम्मद तुगलक की सेनाओं में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता था, इसलिए जंगलों को काट देना चाहते थे। वर्तमान समय में जंगलों की कटाई कभी कभी विकास कार्यों के लिए होती है तथा बांध निर्माण, महानगरों के निर्माण के लिए, रेल पटरियों को बिछाने के लिए, ऐसा नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार यदि सल्तनत के समय जंगलों को साम्राज्य विस्तार के लिए काटा जाता था तो आज भी जंगलों को नागरिक के जीवन को सुगम बनाने के लिए काटा जाता है, परंतु इसके स्थान पर सरकार वृक्षारोपण भी करती है। आइए करके देखें, ये आप स्वयं कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।